आपका जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक। तो मित्रों आज ऐसा ही कुछ आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है और साहित्यिक भी है। देखिए क्या है ऐसा? आज हम जानेंगे एक प्रसिद्ध ही लेखक है अमरकांत जी, कहानी लेखक, उपन्यासकार। अमरकांत जी की एक कहानी है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन जिसमें हमारे समाज के मध्य वर्गीय परिवार के बारे में दिया हुआ है। मध्यवर्गीय परिवार में किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते हैं और मध्यवर्गीय भी शहरी मध्यवर्गीय परिवार, शहरी मध्यवर्गीय परिवार में किस प्रकार से जीवन यापन होता है, किस प्रकार से इसमें घर का खर्चा चलता है, किस प्रकार लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। देखिए कहानी का संदर्भ इतना सा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें दो लड़के हैं। वैसे तो तीन भाई थे वो, दो लड़के हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है और एक बच्चा है मान लीजिए आप। और एक औरत है जिसका नाम सिद्धेश्वरी है। बड़े लड़के का नाम उसे बड़का ही कहते हैं, नाम कुछ और है। और एक पिताजी है। वैसे बड़े लड़के का नाम रामचंद्र होता है और बीच के का नाम मोहन, छोटे का नाम प्रमोद, जो छोटा ही छोटा है। उनके पिता का नाम बंशीधर, माता का नाम सिद्धेश्वरी होता है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की नायिका है। देखिए अब आप किस प्रकार पाएंगे कि एक मध्यवर्गीय परिवार में खाने के लिए भी संघर्ष हो रहा है। और अच्छी बात ये है, पारिवारिक ये है कि खाने के लिए संघर्ष है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। जिसको खाना मिल रहा है वो खा नहीं रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि परिवार का अन्य सदस्य खा ले। और जो खा रहा है वो भी ये सोच रहा है कि इस मेरे बाद में भी कोई और खा ले, तो वो छोड़ रहा है। देखिए किस तरह का प्यार है। आजकल के ज़माने में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रेमचंद की जैसे, जैनेंद्र की जैसे, सॉरी जैनेंद्र जी तो यथार्थवादी है, प्रेमचंद जी तो कुछ फिर भी आदर्शवाद रखते हैं। लेकिन ये कहानी यथार्थ भी है और आदर्श भी है। देखिए तो आइए जानते हैं कहानी के बारे में। कहानी को पढ़ेंगे उसी के बाद में समझ आएगी। दोपहर का भोजन, लेखक अमरनाथ। दोपहर का भोजन कहानी विधा है, लेखक का नाम है अमरकांत। देखिए जानते हैं। सिद्धेश्वरी खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर चलती चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाथ हाय राम कहकर वह जमीन पर लेट गई। लगभग आधा घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने पर उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मलकर इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि ओसारे में आधे टूटे खटोले में सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का अधनंग लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती है। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे। उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ है। उसका मुंह खुला हुआ है और अनगिनत मक्खियां उड़ रही है। देखिए क्या नज़ारा है। पारिवारिक दृश्य देखे हैं आप तो देखिए कितनी बेकार दशा हो गई होगी, जबकि परिवार मध्यम वर्गीय है। देखना आप एक बार, क्योंकि पहले वो बाहर थी, दालान में थी, ओसारे में गई, ऐसे करके काफ़ी बड़ा घर होगा, अनुपात ये लग रहा है। देखिए वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्नी खड़ी रहने के बाद दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। किवाड़ की आड़ गली अर्थात कि शहरी माहौल होगा। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती से लपकते हुए सामने से गुजर जाते। देखिए सामने से गुजर जाते हैं मतलब कैसा दृश्य है कि गर्मी भी इतनी भयंकर है जबकि माहौल भी शहर का है। और लेखक ने एक परिवार
में कैसा दृश्य खींचा है आप देखिए एक बार। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण के बाद उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली की छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे-धीरे घर की ओर सरकता नज़र आया। देखिए सरकता नज़र आया मतलब धीरे-धीरे चल रहा है, बहुत ही धीरे चल रहा है। क्यों चल रहा है कंडीशन आपको पता है, धीरे 2 ही वक़्त चलता है आदमी। घर जब जाएगा आदमी तो बिल्कुल फुर्ती में जाएगा, चाहे आदमी कहीं से चोरी करके भी आ रहा हो, लेकिन धीरे-धीरे 2 ही समय पे चलता है, या तो आदमी बहुत ही बीमार हो या फिर बहुत ही निराश लौट रहा हो या फिर बहुत ही अफ़सोस में हो। तो रामचंद्र बड़ा लड़का था, वो नौकरी की तलाश में गया था और वापस आ रहा है। ऐसा थोड़ा-थोड़ा बताने से ये है कि कहानी आपको बिल्कुल समझ में आती रहेगी। उसने फुर्ती से 1 लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी-जल्दी पानी से लीपने-पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। देखिए कितनी जल्दी हो रहा है कि जगह को साफ-सुथरी कर रही है, लीपा-पोता कर रही है कहने का मतलब, और खाने का सिस्टम जमा रही है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए सचित्र भाषा है इनकी और बिल्कुल वर्णनात्मक भाषा है, बिल्कुल वर्णन कर रही है कि क्या कंडीशन होगी। ये समझ लीजिए आपके प्रेमचंद की जैसी ही भाषा इनकी लगभग है और उसी समय के लगभग लगभग ये है। रामचंद्र आके धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं भोजन सॉरी माफ करिएगा फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी पहले ही हिम्मत नहीं हुई थी उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचकाकर घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहार रही थी। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू बड़कू। उसका नाम था, बड़का बोलते थे उसको सब। लेकिन उसके अंदर लेकिन उसने के कुछ उत्तर न देने पर वह डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांसें ठीक चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं। हाथ से स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की और सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा, जूते निकाले और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। हाथ और पैर एक ही लोटे से हाथ और पैर भी धो लिए। देखिए सिटी का माहौल है। और दूसरी बात है कि आदमी इतना ज़्यादा थक क्या गया, मानसिक रूप से थक गया कि 8-10 मिनट तक वह सोता ही रह गया, लेटता रह गया। उसकी माँ ने अफ़सोस किया कि हो सकता है कुछ समस्या आ गई हो तो जा कर के देखें एक बार क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी वह जब नहीं उठा तो माँ ने सोचा हो सकता है कुछ और हो गया हो। तो माँ ने उसके नाक के आगे हाथ लगा कर देखा, सांसें चल रही थी और वह बेहोश भी नहीं था। थोड़ी देर बाद में उससे आंखें खुल गई और खड़ा होकर के बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊंगी? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला और गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठ होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडर का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। काम सीख रहा था लेकिन काम करना नहीं था। इंटर पास कर चुका था। और उसका हुलिया कैसा है, जैसा कि आम लोगों का होता है जो रोजगार की तलाश में होते हैं। था तो वो गोरा भूरा लंबा पतला था और होठों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, अर्थात कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा आदमी थक चुका है। देखिए सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और उसके पास बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की
और दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोर पिनाई दाल और चने की तली तरकारी। यानी चने की तली तरकारी थी, रोटी दाल थी, 2 ही रोटी थी बस। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। अर्थात कि ये एक चिंता है, पारिवारिक दृश्य है, आप ये गौर करिए। चिंता है कि भाई कहाँ गया है, भाई बड़े भाई की चिंता है छोटे भाई के प्रति। और धूप हो रही है कहने करके। सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था मोहन। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। वह इसी साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु घर में जो बड़ा होता है उससे सच से बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ों में नहीं बोला जाता है जो देखने सुनने में बुरी लगी हो। अर्थात कि लड़का घूम रहा है तो माँ के लिए बुरी बात है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। अर्थात कि कितनी बड़ाई है देखो। शहरी माँ बाप की ये भी कमी होती है। ग्रामीण में भी होता है किसी में, लेकिन शहरों में कुछ ज़्यादा ही होता है ऐसा। रामचंद्र ने कुछ कहा नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी का पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे चबा रहा था, धीरे धीरे, ऐसे कि मानो कि थक गया हो खाते खाते भी, बिल्कुल ऐसे। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? वहाँ अर्थात वह जहाँ पे इंटरव्यू देने गया था। रामचंद्र ने अपनी बड़ी भावनाहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अर्थात कि वहाँ नहीं हुआ, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान के बादलों के एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए हुए बालक की सांस खर खर के शब्द सुनाई दे रहा था। यानी बालक भी ऐसा था कि उसकी नाक ही साफ नहीं थी, सांस ऐसी आ रही थी मानो कि बहुत ही ज़्यादा खर खर आ रहा है। रामचंद्र की अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? रामचंद्र ने चुप्पी भंग करते हुए पूछा कि प्रमोद खा चुका? वो धड़ाधड़ खा रहा था दमादम। तुरंत सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर से में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं? प्रमोद मतलब छोटा बच्चा। और रामचंद्र पूछ रहा है कि रोया तो नहीं बच्चा? माँ बोल रही है। फिर वापस झूठ बोल गई सिद्धेश्वरी। फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता है बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। यानी जहाँ पे वो काम सीख रहा है वहाँ पे जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन बच्चा भूख के मारे रो ही रहा है, कहने का मतलब ये है। पर वह आगे कुछ नहीं बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने के लिए जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। अन्य खाने में मतलब बच्चों को चीज़ नहीं है, तो इसीलिए उसने ऐसा किया कि अगर इसको पता चंद्र को, तो ये फिर बोलेगा कि बच्चे को रोना आ रहा है मतलब। तो सिद्धेश्वरी ने कहा कि वह रोया नहीं, चुपचाप सो गया, जबकि वह रेवड़ी के लिए बहुत ज़्यादा रोया था। अब जब आपको लगेगा कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, यानी कि अच्छा काम हो रहा है कि बच्चा रोया नहीं, तो रामचंद्र ने आश्चर्य से पूछा। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा कर लिया, फिर खा रहा है सीधा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने के लिए उपक्रम करने का प्रश्न किया, एक रोटी और लाऊं? यानी कि रोटी हालांकि होगी नहीं, या फिर होगी तो औरों के लिए होगी, लेकिन उसने उपक्रम किया कि उठ के एक बार दिखाऊं। जैसे कि होता है कि मेहमान हमारे घर पे बैठा है और रोटी दो ही है, मेहमान खा रहा है, लास्ट पहुंच गया, तो हम एक बार उठ के बताएंगे मेहमान को कि जाऊं, ऐसा। लेकिन उसने पूछ लिया। मेहमान को हम पूछते नहीं, बस उठने की कोशिश करते हैं और वो मना कर देता है। ठीक है। तो रामचंद्र ने हाथ से मना करते हुए अड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो
यही भी छोड़ने वाला हूँ बस अब नहीं। देखिए क्या परिवार है, भूखा है, 2 रोटी खाई है, 2 रोटी में पेट थोड़ा ही भरता है, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, नहीं, मैं तो ये भी छोड़ने वाला था। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही, माँ तो माँ ही होती है ना। फिर उसने बोला कि आधी तो लेके आऊँ। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार करने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? देखिए कभी कभार डांटना भी पड़ता है घर में सुख और दूसरों को सुख देने के लिए। तो रामचंद्र ने सोचा कि मेरी माँ को थोड़ा जोर से बोलूंगा तो वो रुक जाएगी। तो वही हुआ। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। यानी कि वो टुकड़ा भी छोड़ दिया उसने। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेकर चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ से थाली में रखा और एक दो क्षण के बाद रोटी के टुकड़े को धीरे धीरे उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया कि वह भोजन का ग्रास ने पान का बीड़ा हो। बहुत धीरे धीरे, यानी कि वो सोचा कि माँ के लिए छोड़ दूँ कि नहीं छोड़ूं, लेकिन थोड़ी भूख ज़्यादा लग रही होगी तो धीरे से उठाया, रख लिया। देखिए पान का बीड़े की तरह रख लिया। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। आके वो भी खाने की पोजीशन में आया, कहीं भूख से इधर उधर खेल खाल के। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की उपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ता था। मतलब ऐसा होता है कि बच्चों में जब उम्र के साथ में पोषण नहीं मिलता है तो ऐसा उम्र के से ज़्यादा लगने लगते हैं। तो वह उम्र से भी ज़्यादा लग रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया। सिद्धेश्वरी आ गई थाली लेके माँ, और उसने प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया ने पूछ रहा था भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के टुकड़े को ग्रास से निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। यानी उसने झूठ बोल दिया था ना, कहीं गया था मित्र के यहाँ पे पढ़ने के लिए। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन का बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की और इस तरह देखा उसने जैसे उसने कुछ चोरी की हो। देखिए कैसा है माहौल कि घर में जब हमारे पास में अभाव होते हैं, अभावों के जीवन में, तो अगर हम एकजुट होकर रहें, परिवार मिलकर रहें, तो उसमें ही रहता है। अन्यथा जब हमारे पास अभाव होता है किसी चीज़ का या फिर हम संकटग्रस्त होते हैं तो गुस्सा कुछ ज़्यादा आता है, क्योंकि अभावों में हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो फिर बार बार में ठेस लगती है मन को कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि होना ये चाहिए था, नहीं है। और जिसके लिए हम एलिजिबल है वो नहीं मिलता है तो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए हर सब सदस्य ये चाहता है, खास तौर पे सिद्धेश्वरी ये चाहती है कि घर में कतई कोई भी बात नहीं हो ऐसी जिससे किसी के मन को दुख पहुंचे। तो वो मोहन की बड़ाई रामचंद्र से, रामचंद्र की बड़ाई मोहन से, उसकी माता से, ऐसे करके वो परिवार में सुख शांति कायम रखना चाहती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर काफी हंस पड़ा। फीकी हंसी हंस पड़ा। मतलब हंसी कैसे आएगी, आदमी इस दुख में है। तो फिर वो फीकी हंसी हंस पड़ा और खाने में जुट गया। परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी और कटोरे में 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। धराधर तुरंत खा के फ्री। सिद्धेश्वरी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों में से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और दूसरी ओर देखने लगी। वो डर गई कि झूठ बोल दिया ना, और वो करे क्या। उसकी आंखें भर आई मतलब आंसू आ गए बेचारी के, और वो दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। मोहन आधे से ज़्यादा कर चुका था और फिर बाद में कर ही चुका। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी और देती हूँ? पूछा, एक रोटी और लेके आऊँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं, उसको पता है कि रोटी नहीं होगी। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी, यानी
उसको अंदाज़ा है कि रोटियाँ इतनी ही होगी, तो उसने बोला कि भैया ने यानी रामचंद्र ने रोटी कम ली है, 1 रोटी, तो उस रोटी को तुम खाओ, कहने का अर्थ ये है। लेकिन जबकि रामचंद्र ने रोटी का एक छोटा टुकड़ा था, उसको भी बड़ी मुश्किल से खाया था और वो 2 रोटी में ही समाप्त हो गया था, मतलब 2 रोटी में ही ढाँप गया था। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर इस धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे। यानी उसने सोचा भाई रोटी तो हो गई नहीं, दाल से ही काम चला लेते हैं, माँ बोल रही है तो वैसे बात रह भी जाएगी। मालूम, अच्छा, दाल बड़ी अच्छी बनी है। अब दाल है या नहीं है देखते हैं आगे। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। यानी कि अब धीरे धीरे खाने का नंबर चल रहा है, तो दाल को तुरंत पी गया बच्चा, मतलब जो मझला लड़का था वो तुरंत पी गया, अर्थात कि भूख शांत नहीं हुई है। जब हम खाने से उठने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा भी अगर कम रह जाता है तो ऐसा लगता है कि हमने खाना ठीक से खाया नहीं है, तो ऐसा लगता है और खाया जाए। तो वही स्थिति सबकी होती है, भले ही हम पानी पीकर काम चला ले उतने से, लेकिन मन ऐसा करता है कि खा लें। तो वही है, तो उसने दाल पी और काम चला लिया। अब घर के जो सबसे बड़े हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वो आते हैं, सिद्धेश्वरी के पति रामचंद्र, मोहन और प्रमोद के पिता। देखिए, सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन को दाल एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। यानी कि तुरंत दाल पी और लोटे को हाथ में लेकर चला गया, मतलब वो खड़ा हो गया, चंद्रिका प्रसाद आ गए। रामचंद्र चला ही गया था पहले ही। 2 रोटियां, कटोरी भर दाल तथा चने की तरकारी, वही सामग्री मुंशी चंद्रिका प्रसाद के लिए आ गई। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मार कर बैठे, रोटी के एक एक गिलास को इस तरह चुभला चबा चबा चुभला चबा रहे थे कि जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती हो। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50 के लगते थे, अर्थात कि अभावों के जीवन में ऐसा ही लगता है, 20 का आदमी 30 का, 30 का आदमी 40 का लगता है। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत साफ बनियान तार तार लटक रही थी। यानी कि बनियान में ही थे, बनियान धुली हुई थी और धोती गंदी हो रही थी, और तार तार मतलब बहुत छेद हो रहे थे इधर उधर। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की हालत तो बेटा से भी ज़्यादा खराब थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बेटे के लिए पूछा, बड़े के लिए, दाल को पीते हुए पूछा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाते हुए बोली, अभी अभी खाना खाकर काम पर गया है, कुछ कह रहा था कुछ दिनों से नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। देखिए, सिद्धेश्वरी की आप कला तो देखिए स्त्री की, कि किस तरह परिवार को बांधे रखती है, घर को बांधे रखती है, एक स्त्री की कितनी कला होती है। रामचंद्र की बढ़ाई से प्रमोद का मन अच्छा कर दिया, मोहन की बढ़ाई से, सॉरी, प्रमोद तो छोटे का नाम है, मोहन की बढ़ाई से रामचंद्र को खुश कर दिया, रामचंद्र की प्रशंसा कर करके और मोहन को खुश कर दिया। अब रामचंद्र और मोहन दोनों की प्रशंसा करके चंद्रिका प्रसाद को खुश करेगी, देखना, खास तौर पे रामचंद्र की बढ़ाई करके अभी चंद्रिका प्रसाद को खुश करेंगे, देखना। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई, शर्माते हुए पूछा, हैं, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। यानी कि अब अपने आप को कोई देवता सुनेगा तो प्रसन्नता तो होगी ना। तो कहने का मतलब है कि दुख के समय भी अगर हमारे परिवार में हंसी खुशी रहे, एकता रहे, तो बहुत अच्छी बात होती है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया, उम्मीद की रोगियों की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आ गई मोहन की भी बात। आज कह रहा था कि भैया की
शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में सब कुछ सह सकता है, पर यही नहीं दे सकता कि उसके प्रमोद को कोई कुछ हो जाए। अर्थात कि अब प्रमोद की भी बात आ गई। रामचंद्र की इतनी बढ़ाइयाँ हो रही है, और उसी बढ़ाई में पूरे परिवार की बढ़ाइयाँ हो रही है कि रामचंद्र ऐसे गुण वाला है कि अपने भाइयों का दुख नहीं देख सकता है। तो वही बात आ रही है कि परिवार को बांधने की बात आ रही है। प्रशंसा कर रामचंद्र की, जिससे यह साबित होता है कि रामचंद्र तो अच्छा है ही है, लेकिन वह अपने परिवार को कितना चाहता है। और साथ साथ में मोहन की भी प्रशंसा करती है कि मोहन अपने भैया को कितना चाहता है, भैया की कितनी इज्जत करता है, और शहर में भैया की इज्जत है, ऐसा मोहन कहता है। अब देखिए, मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने समाप्त की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता, उसे फर्राक रहता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के बड़े काफ़ी होशियार है, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर ही वह अचानक जोर से हंस पड़े। यानी वह कहता है कि बच्चे मेरे बड़े होशियार हैं, और वह अपने छोटे बच्चे की भी बड़ाई करता है, प्रमोद की भी। अभी 6 साल का बता रहे थे ना। मुंशी जी की 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे, यानी धीरे धीरे ऐसे चबा रहे थे। कुछ कठिनाइयां होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांसने लगे, खर खर खांस कर खाने लगे, यानी फिर वापस लग गए। फिर चुप रहा। देखिए आगे, सिद्धेश्वरी की समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। चाहे कि सभी ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले, दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, इस तरह हिम्मत नहीं होती थी कि उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। यानी कि कैसे बात करे किसी चीज़ पर। भाई जिस घर में अभाव चल रहे हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं, खाने के तक पैसे इतने हैं नहीं है, खाना तक पूरा पड़ नहीं रहा है, उसमें अच्छी पुरानी बातें कैसे करें। सारी बातों की चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस मोटी मोटी बातें करें जिससे परिवार बना रहे, वो यही करिए। यानी कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो, यानी कि थोड़ी देर में वाले हो तो तुरंत खा पी के फ्री। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई है, मक्खियाँ बहुत हो गई है। यानी बच्चे को मक्खियाँ दिख रही थी ना आपको। शुरू में दृश्य में यही आया था कि बच्चे के ऊपर मक्खियाँ भिन बना रही है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। सारी चीज़ें आएगी परिवार में। देखिए मित्रों, फूफा जी इनके बीमार हैं तो चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है फूफा जी एक्सपायर हो जाए तो फिर और संकट में संकट आ जाए, पैसे कहाँ से आए, वही बात चल रही है। फूफा जी बीमार है, समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दाने की और इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनमें बातचीत करने लगे हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एम ए पास है। अब वो गंगा शरण जी उधर ही, फूफा जी के उधर ही है कोई, यानी पैसे देने हैं। लड़का एम ए पास है तो फिर बाद में थोड़ा ज़्यादा देंगे। अब फिर नीचे ताकते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं तो क्या करें। अब जैसे चने खा रहे हैं तो चने को देखा जैसे बात कर रहे हैं। सिद्धेश्वर ने हठात चुप हो गई मुंशी जी। फिर मुंशी जी भी आगे समाप्त हो चुका था। वे थाली में बचे कुछ दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वर ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ। रोटी थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन
ऐसे लग रहा है कि रोटी ज़बरदस्ती दी जा रही है। अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी बूढ़े उसकी बोले, रोटी रहने दो, काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमक चीज़ों से तबीयत ऊब गई है। उसने व्यर्थ ही कसम धरा दी। खैर, कसम खाने के लिए ले रहा होगा कि ये कसम दिला के रोटी है। घर के मालिक ये गुड़ गए हैं, हो सकता है गुड़ में देखिए। सिद्धेश्वर ने बताया कि हांडियों में थोड़ा सा गुड़ है, तो ले लो भाई। ऐसा होता है, जो घर में कमाने वाला होता है तो उसका थोड़ा ख्याल रखा जाता है, वही बात आ रही है। उत्सुकता तो थोड़े ठंडा पीऊंगा, तुम्हारी भी रह जाएगी, भी बदल जाएगा, साथ ही साथ दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, खाते खाते नाक में दम आ गया। वह कहकर वे ठाका मार कर हंसने लगे। अब हंस क्या रहे थे, मध्य दिखा रहे थे मतलब। आपने सुना होगा कि एक शेर आता है कि हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्हें आदत है मुस्कराने की, लेकिन वो नादान इतना नहीं समझते कि ये अदा है गम छुपाने की। वही बात आ रही है कि मुंशी जी ठाके से हंस रहे हैं, लेकिन अंदर के दुख को दबा रहे हैं। मुंशी जी ने निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी ने उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलाई दाल की कटोरी में उंडेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ा बहुत सी चनी तरकारी बची थी और उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी भद्दी जली उसी रोटी वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए हुए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। अब देखिए, एक रोटी बची है, आधी कटोरी दाल बची है, कुल मिला के ले दे के उसे भी अब प्रमोद को दे देना चाहती है। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा था और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंख से आंसू चूने लगे, यानी आंसू टपकने लग गए खाते खाते। क्या करे बेचारी, बड़ी मुश्किल से आधी रोटी खाई। आधी किसके लिए रख दी? प्रमोद के लिए। सारा घर मक्खियों से बना रहा था। आंगन की एक भद्दी साड़ी टंगी थी, उसने कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनके छटनी न हुई हो और शाम को उनके काम की तलाश में कहीं जाना न हो। अर्थात कि वो रिटायर हो गए थे। और रिटायर किस विभाग में थे? मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क ही, यानी मकान का किराया नियंत्रण विभाग था किसी ज़माने में, उसमें क्लर्क थे। तो अब वे औंधे मुंह निश्चित लेटकर सोच रहे थे, ठीक है। और जब सिद्धेश्वरी आधी रोटी खाने लगी तो आंसू आने लगे। ये कहानी समाप्त होती है यहीं पर। ये कितना एक चित्रात्मक दृश्य है, ये आप सब जानते हैं। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि चाहे कितना भी अभाव हो, कितना ही संकट हो, लेकिन हमें एकजुट रहना चाहिए। संकटों का सामना करना चाहिए मिल बांट करके, और संकट टल सकते हैं। और दूसरी बात ये दिखती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। मध्यवर्गीय परिवार में जब हम गरीब परिवार में रहते हैं तो ये लगता है मध्यवर्गीय परिवार बहुत सुखी होगा, लेकिन जब मध्यवर्गीय परिवार की हालत आपने देखी कैसी है। लेकिन अगर हम उच्च लेवल में आते हैं, उच्च वर्ग में, तो हमें लगता है कि मध्यवर्गीय परिवार आगे नहीं बढ़ जाए, आगे ये बहुत ज़्यादा सुखी तो बिजी हैं। हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमारे पास सुख नहीं है, लेकिन इनके पास सुख भी है, लेकिन उनके पास हमसे ज़्यादा व्यस्तता हो सकती है, क्योंकि उनका खर्चा 2 रुपये का है और हमारा खर्चा 10 रुपये का है और हम 12 कमाते हैं। उनका खर्चा 2 रुपये का है, वो हो सकता है 1.5 कमा रहे हों, हो सकता है ना, ऐसा ही होता है। तो इस कहानी में समझने वाली बात दो ही है कि हमें एकजुट रहना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। ये कहानी काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आती है और एनसीईआरटी की
11वीं कक्षा की पुस्तक में भी ये दी हुई है। अगर आपको इस कहानी में कुछ और बातें जाननी है या फिर इसकी व्याख्या वगैरह करनी है, व्याख्या तो मैं लगभग इसकी कुछ छोड़ने वाला था नहीं, इसमें कुछ जो चीज़ें थी समझने वाली आपको साथ के साथ बता दी है। कोई बड़ी बात इसमें छूटने लायक है नहीं है। तो ये कहानी लगभग आपके समझ में आ गई होगी। कुछ और अगर समझने वाली बात है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में ये सीख से भरी हुई कहानी और अच्छी कहानी है, एक मान लीजिए आप सीख से भरी हुई है। तो सीख से भरी हुई इस कहानी के साथ में पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हुई कहानी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।